आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट 2.00 में। सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम। आज हम इंग्लिश की एक और नई क्लास लेके आए हैं जिसके टॉपिक का नाम है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन टॉपिक से आपके दो क्वेश्चन आने हैं, जिसमें एक तो हिंदी टू इंग्लिश आएगा, दूसरा इंग्लिश इनटू हिंदी आएगा। आपके सिलेबस में ट्रांसलेशन एंड वाइस वर्सा टॉपिक दिया गया है, यानी आपसे एक पर्सन तो हिंदी से इंग्लिश में कराएंगे, दूसरा पर्सन इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट कराएंगे। आज की क्लास में हम ट्रांसलेशन से संबंधित विस्तार से चर्चा करेंगे। तो करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। हमारे सिलेबस में जो टॉपिक का नाम दिया गया है वो दिया गया है ट्रांसलेशन ऑफ सिंपल, ऑर्डिनरी एंड कॉमन सेंटेंस हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा। तो इसका क्या अर्थ होता है, क्या होते हैं सिंपल, ऑर्डिनरी और कॉमन सेंटेंस। तो सिंपल सेंटेंस का मतलब एक ऐसा वाक्य होता है जिसमें एक ही क्रिया व या वर्ब होती है और उसका अर्थ साफ साफ होता है। तो हमारे जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने हैं वो सिंपल सेंटेंस से आने हैं। सिंपल सेंटेंस का अर्थ होता है जिसमें एक ही वर्ब होगी और उसका अर्थ साफ साफ निकलेगा, यानी आपके सिंपल सेंटेंस पूछे जाने हैं जिनके आपको ट्रांसलेशन कराया जाएगा। एक एग्जाम्पल देखना आप, वह है स्कूल जाता है, कौन सी टेंस का दिया हुआ है, प्रेजेंट टेंस का, सिंपल प्रेजेंट का वाक्य दिया हुआ है। तो इसका इंग्लिश में अनुवाद क्या होगा, देखो वह है यानी ही गोइज टू स्कूल, वह है स्कूल जाता है। तो इसका इंग्लिश में अनुवाद हो जाएगा ही गोइज टू स्कूल। इसमें वर्ब दे रखी है गो इसमें क्या है, एक वर्ब है जिसमें एस या ई एस लगाया हुआ है, टू स्कूल। इसी प्रकार हमें एक हिंदी का वाक्य देके इंग्लिश में ट्रांसलेट करवाया जाएगा, एक बार इंग्लिश का वाक्य देके हिंदी में ट्रांसलेट करवाया जाएगा। तो अब ट्रांसलेट के बेसिक रूल क्या हैं उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले वाक्य का प्रकार यानी टेंस को पहचानना ज़रूरी है। हमें सबसे पहले वाक्य में क्या करना है, हमें सबसे पहले वाक्य में टेंस को पहचानना है कि वाक्य कौन से टेंस में दिया हुआ है। अब हम टेंस के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखो, अगर हिंदी वाक्य के अंत में आता है ता है, ती है, ते है, तो वो प्रेजेंट टेंस होता है। अगर आता है ता, था, ती, थी, ते, थे, तो वो पास्ट टेंस होता है। और आएगा, आएगी, आएंगे, जब ऐसे कोई शब्द आते हैं तो वो फ्यूचर टेंस होता है। हम सब पढ़ते आ रहे हैं बचपन से कि प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल होता है, पास्ट टेंस भूतकाल होता है और फ्यूचर टेंस भविष्य काल होता है। एक बार वाक्य देखना आप, वह खाना खाता है, इसमें अंत में क्या आ रहा है, ता है। वह खेलता था, ता था आ रहा है। वह आएगा, यानी ये कौन सा टेंस है, ये फ्यूचर टेंस है। अब यहाँ जो तीनों टेंस दे रखे हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट और फ्यूचर इंडेफिनेट दे रखे हैं। यानी यहाँ पहला कौन सा टेंस दे रखा है, सिंपल प्रेजेंट, दूसरा कौन सा टेंस दे रखा है, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर। तो चलो हम इन तीनों टेंसों की तो यहीं बात कर लेते हैं। अगर वर्तमान काल में कोई सिंपल टेंस आता है तो वो होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। उसमें आपके हिंदी वाक्य में अंत में मिलेगा ता है, ती है, ते है। जैसे एक वाक्य है, वह खाना खाता है, नॉर्मल सिंपल सेंटेंस है, प्रेजेंट टेंस में दिया हुआ है। तो ये कौन सा वाक्य है, प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल में दिया हुआ है। इसका देखो क्या बन जाएगा, हम जब भी इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं तो हमें सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब आएगी, वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो वह है खाना खाता है, काम कौन कर रहा है, सब्जेक्ट कर रहा है। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, वह है, वह कहा गया ही क्या कर रहा है, वो खाना खा रहा है, खाने को क्या बोलते हैं, ईट्स, क्या बोलते हैं, ईट्स। अब सिंपल प्रेजेंट में क्या होता है, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं या फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगाते हैं। तो देखो, एक वचन के साथ तो एक वचन वर्ब लगानी है, बहुवचन के साथ बहुवचन वर्ब लगानी है। और हम बात कर चुके हैं एक वचन वर्ब कौन सी होती है जिसमें एस या ई एस लगता है, वो तो एक वचन वर्ब होती है। बाकी जिसमें एस या ई एस नहीं लगता, यानी जो मेन वर्ब होती है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है।
तो इसमें देखना ही कैसा है, ही एक वचन है तो ईट आएगा या ईट्स आएगा, तो एक वचन के साथ एक वचन वर्ब लगानी है तो ईट्स लगाएंगे, यानी एस या ई एस आएगा। तो ही ईट्स, और क्या खा रहा है, खाना खा रहा है, तो ही ईट्स फूड। तो ही तो इसमें क्या है, सब्जेक्ट है, ईट्स इसमें क्या है, वर्ब है, और फूड इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट है। वह है खाना खाता है, ही ईट्स फूड। तो यह कौन सा वाक्य है, यह सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है, जिसमें पहला सब्जेक्ट आया, फिर वर्ब आई है, फिर ऑब्जेक्ट आई है। आप वर्ब का ध्यान रखना, अगर एस लगा हुआ है वो वर्ब होती है एक वचन, एक वचन जो सब्जेक्ट आता है इसका एक वचन वर्ब लगानी है, बहुवचन सब्जेक्ट के साथ बहुवचन वर्ब लगानी है। लेकिन आप याद रखना, आई और यू, आई और यू एक वचन है देखने में, लेकिन इनके साथ हमेशा बहुवचन वर्ब आएगी। अगर आई आता तो यहाँ ईट ही आता, न कि ईट्स। आप समझ चुके होंगे, इनके बारे में हम आगे दोबारा चर्चा करेंगे। अब देखो सिंपल पास्ट की वही बात सिंपल पास्ट में है, वह खेलता था, यानी सिंपल पास्ट की क्या विशेषता होती है, इसमें आता है वर्ब की सेकंड फॉर्म। प्रेजेंट सिंपल में तो आ रही थी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस, और सिंपल पास्ट की विशेषता होती है, इसमें आती है वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो वह है खेलता है, सब्जेक्ट तो वही है ही, लेकिन इसमें क्या डायरेक्ट सेकंड फॉर्म आती है। तो प्ले की सेकंड फॉर्म क्या हो गई, प्लेड। तो ही प्लेड, वाक्य पूरा हो गया। तो ये कौन सा था, सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट का याद रखना, सिंपल पास्ट में अगर साधारण वाक्य है तो उसमें वर्ब की हमेशा सेकंड फॉर्म लगाएंगे। और सिंपल फ्यूचर की बात करते हैं, वह है आएगा, सब्जेक्ट तो ही है, ही विल कम। फ्यूचर टेंस में हम शैल और विल का प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं, शैल और विल का। शैल और विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो इसमें आजकल क्या होता है, आई और वी के साथ जो शैल लगाओ, बाकी सब के साथ विल लगता है। यानी आई और वी के साथ तो आपको क्या लगाना है, शैल लगाना है, बाकी सभी के साथ क्या लगाना है, विल लगाना है। तो इसमें ही आ रखा है तो ही के साथ विल लगेगा, ही विल कम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब आप तीनों टेंसों को समझ चुके हैं, तीनों कौन से थे, एक तो सिंपल प्रेजेंट था, एक सिंपल पास्ट था, एक सिंपल फ्यूचर था। दोबारा देख लो, वह खाना खाता है, तो ही ईट्स फूड। ईट्स क्यों आया, क्योंकि ही क्या है, एक वचन है, तो ईट्स कैसी वर्ब है, एक वचन वर्ब है। पास्ट टेंस में क्या होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आता है, तो ही प्लेड। फ्यूचर टेंस में शैल और विल आएगा, आई और वी के साथ तो शैल लगाते हैं, बाकी सब के साथ विल, तो ही विल कम, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। आगे चलते हैं, समझ चुके होंगे आप। अब जब हमें ये पता चल गया कि वाक्य में कौन सा टेंस है, उसके बाद में दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ आती है सेंटेंस का स्ट्रक्चर, यानी किस क्रम में सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है। अब देखो वाक्य किस प्रकार के होते हैं, पहला वाक्य तो होता है सकारात्मक या अफर्मेटिव। पहला वाक्य कैसा होता है, अफर्मेटिव या सकारात्मक। दूसरा वाक्य होता है नेगेटिव या नकारात्मक। तीसरा होता है इंटेरोगेटिव या प्रश्नवाचक वाक्य। अब इन तीनों वाक्यों में सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आज के लिए। अब देखो साधारण वाक्य अभी हमने पढ़े थे, उसमें क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब आएगी, वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे लिख लो, देखो राम ईट्स मैंगोज। ईट्स क्यों आया, क्योंकि राम एक वचन है, राम ईट्स मैंगोज, राम आम खाता है। यानी जब साधारण वाक्य या सकारात्मक वाक्य हो, उसमें आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब आती है, वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आता है। अब जब नेगेटिव यानी नकारात्मक वाक्य की बात करते हैं, तो सब्जेक्ट तो आता ही है, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब आती है, वर्ब के बाद में नोट के प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब देखो अभी हमने बात की थी सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर की। तो सिंपल प्रेजेंट में क्या पढ़ा था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, एस या ई एस लगता है। सिंपल पास्ट में क्या पढ़ा था, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, ये हमने पढ़ा है ना। ये दोनों बातें तो थी अफर्मेटिव या सकारात्मक वाक्य की। अब दो और वाक्य और होते हैं, एक तो होता है नेगेटिव, एक होता है इंटेरोगेटिव। अब नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में प्रेजेंट और पास्ट में क्या होता है, देखो प्रेजेंट में तो लगता है डू और डज, और पास्ट में लगता है डिड। जब नेगेटिव या इंटेरोगेटिव वाक्य की बात कर रहे हैं, नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्यों में
प्रेजेंट में तो लगता है डू और डज, और पास्ट में लगता है डिड। अब डू और डज कहाँ लगाते हैं? एक वचन के साथ तो लग जाएगा डज, बहुवचन के साथ लग जाएगा डू, और आई और यू इन दोनों के साथ तो हमेशा क्या लगेगा? डू, क्योंकि ये तो बहुवचन की तरह कार्य करते हैं, तो आई और यू के साथ तो डू लगाना है, और बाकी एक वचन के साथ डज और बाकी बहुवचन के साथ तो डू ही लगना है। तो नेगेटिव में कैसे होगा? देखो, सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद में डू या डज आ जाएगा या डिड आ जाएगा, पास्ट टेंस है तो। फिर जब ये हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी उसके बाद में लगेगा नोट, हेल्पिंग वर्ब के बाद में लगेगा नोट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। जैसे देखो, राम, डज एक वचन तो डज आ गया, डज नोट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट और मैंगोज। अब ऐसे ही पर्सनवाचक वाक्यों की बात है। पर्सनवाचक वाक्यों में क्या होता है? डू डज डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एक बार आप दोबारा समझने की प्रैक्टिस करें। देखो, साधारण वाक्यों की जब सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट की बात हुई थी तो सिंपल प्रेजेंट में तो लगाई थी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सिंपल पास्ट में लगा दी थी वर्ब की सेकंड फॉर्म। लेकिन जब नकारात्मक वाक्यों की बात आएगी तो प्रेजेंट में तो हेल्पिंग वर्ब लगेगी डू और डज, पास्ट में लगेगी डिड, एक वचन के साथ डज, बहुवचन के साथ डू, आई और यू के साथ भी क्या लगाएंगे? डू लगाएंगे। अब देखो, जब प्रेजेंट की बात करते हैं तो सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के बाद में डू और डज आ गया या पास्ट में डिड आ जाएगा, उसके बाद में नोट लग जाएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे राम डज नॉट ईट मैंगोज। ये तो था नकारात्मक वाक्य। अब प्रश्नवाचक वाक्य में क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब तो वही डू डज और डिड लगनी है पास्ट में। डू डज तो है प्रेजेंट की, डिड है पास्ट की। लेकिन हमें याद होना चाहिए कि कोई भी प्रश्नवाचक वाक्य होता है, यानी प्रश्न किससे बन सकता है? प्रश्न एक तो बनता है WH वर्ड से, एक बनता है हेल्पिंग वर्ब से। प्रश्न दो चीज़ों से बन सकता है, एक तो WH वर्ड प्रारंभ में आए या आए प्रारंभ में हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो वाक्य। तो देखो, सबसे पहले तो क्या हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारे प्रेजेंट टेंस या पास्ट में डिड है, तो डू या डज या डिड, तो सबसे पहले तो क्या आ जाएगा? हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, जिसमें आ गया मान लो डज आ गया। अब उसके बाद में क्या हमेशा सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद में आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में आएगा वर्ब और बाद में ऑब्जेक्ट, वही क्रम चल रहा है। यानी प्रश्न बनाते वक्त हमें प्रारंभ में क्या ले आना है? हेल्पिंग वर्ब ले आना है। मान लो पहले आ जाए WH वर्ड, वट आ जाए, वट के बाद में क्या आएगा? उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर वर्ब आ जाएगा, वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आ जाएगा। आप समझ चुके होंगे। अब दोबारा देखो, आप सब सकारात्मक वाक्य में तो क्या होता है? सब्जेक्ट आएगा प्लस वर्ब आएगी प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। जब नकारात्मक वाक्य की बात करेंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट आ जाएगा, नोट के बाद में मैन वर्ब आ जाएगी, वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आ जाएगा। जब प्रश्नवाचक वाक्यों की बात करें तब या तो WH वर्ड आएगा, अगर WH वर्ड नहीं है तो सबसे पहले क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब के बाद में सब्जेक्ट आएगा, बाद में उसके मेन वर्ब आएगी और बाद में ऑब्जेक्ट। यानी जो सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब है वो प्रश्न बनते वक्त उल्टा हो जाता है, यानी हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है और सब्जेक्ट बाद में आता है। और वैसे सकारात्मक और नकारात्मक वाक्यों में सब्जेक्ट पहले आता है, हेल्पिंग वर्ब बाद में आती है, मेन वर्ब उसके बाद में आती है। अब आप समझ चुके होंगे। अब हम समझ चुके हैं कि ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले तो हमें क्या चाहिए? टेंस का पता होना चाहिए। उसके बाद में हमें क्या? सेंटेंस का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि सकारात्मक वाक्यों को तो कैसे बदलेंगे, नकारात्मक वाक्यों को कैसे बदलेंगे और प्रश्नवाचक वाक्यों को कैसे बदलेंगे। इसके अलावा इम्परेटिव सेंटेंस भी होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी होता है, उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन आपके इम्पोर्टेंट है अफर्मेटिव, नेगेटिव और प्रश्नवाचक। आगे चलते हैं। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, ये जो इसमें हेल्पिंग वर्ब लग रही थी इनका भी ध्यान होना बहुत ज़रूरी है। अब देखो, ये है सिंपल प्रेजेंट टेंस, ये सिंपल पास्ट है, ये सिंपल फ्यूचर है। अब देखो, सिंपल प्रेजेंट का अगर साधारण वाक्य है उसमें तो क्या आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐस या एस लग रहा था, लेकिन हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी? जब नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्यों की बात करेंगे तो इसमें डू और डज लगती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। लेकिन देखो, पास्ट इंडेफिनेट की जब हम बात करते हैं यानी सिंपल पास्ट में तो
नॉर्मली तो क्या लगती है वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है जब वाक्य कैसा होता है, सकारात्मक होता है। लेकिन जब वाक्य नकारात्मक होता है या वाक्य कैसा होता है, प्रश्नवाचक, तो उसमें हेल्पिंग वर्ब लगेगी, और वो कौन सी लगेगी, डिड। अब याद रखना, डिड के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, न कि सेकंड फॉर्म। सिंपल पास्ट में डिड के साथ वर्ब की हमेशा कैसी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी। फ्यूचर में तो शैल और विल लगने हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगनी है, याद रहेगा। लेकिन पास्ट का याद रखना, डिड आएगा, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, न कि सेकंड फॉर्म। सकारात्मक में तो सेकंड फॉर्म आएगी, लेकिन जैसे ही प्रश्नवाचक या नेगेटिव वाक्य होगा उसमें डिड के साथ वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब हेल्पिंग वर्ब के बारे में आप पढ़ चुके हैं, तो आगे चलते हैं। अब देखो, सिंपल सेंटेंस ट्रांसलेशन में आपको 3-4 चीज़ों पर फोकस करना है। सबसे पहले टेंस को पहचान लोगे, फिर स्ट्रक्चर सही लगाना है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ध्यान रखना है, वही बात है। अब नेगेटिव सेंटेंस है तो नोट की सही जगह, नोट कहाँ लगेगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद लगेगा। और इंटेरोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, यानी प्रश्न बनाते समय हेल्पिंग वर्ब से वाक्य स्टार्ट होगा। WH वर्ड आया, वो हेल्पिंग वर्ब से भी पहले आ जाएगा, यानी WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट आ जाएगा। उसके साथ आपको याद रखना है कि डू डज का प्रयोग केवल प्रेजेंट सिंपल में होता है। डिड पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी डिड पास्ट टेंस में डिड का प्रयोग होता है, भले ही सब्जेक्ट कोई भी हो। ही सी इट राम के साथ डज लगता है, यानी एक वचन के साथ हमेशा डज लगेगा। आई और वी में यू मैंने आपको बताया है, वी तो वैसे ही हम होता है, बहुवचन है। दे यानी वे, ये भी बहुवचन है, तो इनके साथ तो डू लगना है, यानी एक वचन के साथ डज, बहुवचन के साथ डू। लेकिन आई और यू के साथ भी क्या लगेगा, डू लगेगा। और पास्ट में तो एक ही होती है वर्ब डिड, तो चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, दोनों के साथ क्या लगेगा, डिड लगेगा। डिड के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। अब तीसरा देखो, 3 वाक्य पढ़ लिए, अब चौथा होता है इम्पेरेटिव सेंटेंस। इसकी भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। वैसे तो हम टेंस पढ़ेंगे, रिपोर्टेड स्पीच पढ़ेंगे, पैसिव वॉइस पढ़ेंगे, उनमें इनके बारे में विस्तार से दोबारा चर्चा करेंगे। लेकिन अभी पढ़ते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस वे होते हैं जिनमें आदेश, अनुरोध, सलाह, आमंत्रण या मनाही होती है, यानी ये आदेश देने वाले या निवेदन करने वाले वाक्य होते हैं, और वाक्य हमेशा वर्ब से शुरू होते हैं। देखो, इम्पेरेटिव सेंटेंस हमेशा वाक्य कैसा होता है, वर्ब से शुरू होगा, यानी वर्ब कैसी है, वर्ब शुरुआत में आएगी। इम्पेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं दिखाई देता, लेकिन यू छुपा हुआ होता है। देख लो, वाक्य देख लो, थोड़ी सी पता चल जाएगा कौन सा होता है इम्पेरेटिव सेंटेंस। देखो, एक वाक्य है ओपन द बुक, इस यू को भूल जाओ, यू तो क्या है, आपको दिखाई नहीं देता, यानी छुपा हुआ रहता है, हाइड रहता है। ओपन द बुक, इसमें वर्ब क्या है, ओपन है, तो सबसे पहले वाक्य किससे स्टार्ट हो रहा है, वर्ब से हो रहा है, ओपन द बुक। दूसरा देखो आप, दरवाज़ा बंद करो, अब करना क्या है, बंद करना है, यानी क्लोज। वाक्य में वर्ब क्या है, क्लोज, और क्या बंद करना है, द डोर, तो डायरेक्ट वाक्य बनता है क्लोज द डोर। ध्यान से सुनो, देखो, दरवाज़ा बंद करो, क्लोज द डोर, कोई तो बंद करेगा ही ना, तो इसका अर्थ ये भी तो तुम दरवाज़ा बंद करो, तो इसमें भी यू छुपा हुआ है। देखो, क्लोज, यू क्लोज द डोर, लेकिन इसमें यू नहीं आता, लेकिन दरवाज़ा बंद करो तो वर्ब से स्टार्ट कर दो, क्लोज द डोर, यानी सब्जेक्ट आप भूल जाओ। जब सब्जेक्ट को आपने हटा दिया तो क्या बच गया, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो वर्ब तो क्या है इसमें, क्लोज, और ऑब्जेक्ट क्या है, द डोर। ध्यान से सुनो में क्या है, वर्ब तो क्या है, लिसन, और केयरफुली क्या है, ध्यान से। अपना काम करो, डू योर वर्क, यहाँ मत आओ, डू नॉट कम हियर, कृपया बैठ जाइए, निवेदन करने वाला वाक्य है। प्लीज सिट डाउन, वर्ब क्या है इसमें, सिट है, मुझे जाने दो, लेट मी गो, इसमें प्लीज, काइंडली, लेट, इन सब का प्रयोग होता है। ये कहलाते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस, जिसमें आदेश दिया जाता है या निवेदन किया जाता है। समझ चुके होंगे आप। इसमें वाक्य वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, जैसे ओपन द बुक, क्लोज द डोर, लिसन केयरफुली, डू योर वर्क, डू नॉट कम हियर, प्लीज सिट डाउन। ऐसा अगर कोई इजी वाक्य आए तब भी आपको इम्पेरेटिव सेंटेंस का भी ध्यान रखना है कि ये वाक्य जो होगा वो डायरेक्ट वर्ब से स्टार्ट होगा। अब एक होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ये कौन से होते हैं, विस्मयादि बोधक।
एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी होते हैं जो भावनाएं प्रकट करते हैं, जैसे आश्चर्य, खुशी, दुख, गुस्सा, दुख, अफसोस, प्रशंसा आदि। इनकी पहचान कैसे की जाएगी कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है? इनके अंत में ये एक्सक्लेमेटरी मार्क होता है। ये जो मार्क आता है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का होता है। हिंदी में वाक्य अक्सर शुरू होता है क्या, कितना, अरे, वाह है, हाय, अफसोस, ओ आदि से। देखो वाक्य देखो आप, क्या सुंदर फूल है, वट ए ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज, वह कितना अच्छा लड़का है, वट ए गुड बॉय ही इज, हाय वह मर गया, अलास ही इज डेड, वाह तुमने बहुत अच्छा किया, वो यू डिड वेरी वेल, ओह मैं परीक्षा में फेल हो गया, ओह आई फेल्ड इन द एग्ज़ाम। इनका स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है? अगर हाउ और वट से वाक्य स्टार्ट हो रहा है तो हाउ और वट के बाद एडजेक्टिव लगाना है, फिर सब्जेक्ट लगाना है, फिर वर्ब लगाना है, वरना वाक्य किससे स्टार्ट हो जाएगा? ओ है, वो है, अलास, अलास, वो, ओ है, इनसे स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर वट और हाउ से स्टार्ट हुआ वाक्य तो इसमें एडजेक्टिव आएगा, उसके बाद में फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगी। तो आप इम्पेरेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को भी थोड़ा बहुत समझ चुके होंगे। देखो दोबारा देख लो, क्या सुंदर फूल है, व्हाट ए ब्यूटीफुल, ये ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव है। व्हाट ए ब्यूटीफुल, फूल की बात हो रही तो फ्लावर इट इज, वह कितना अच्छा लड़का है, व्हाट ए गुड बॉय ही इज। ये अलास, वो, ओ है, ये सारे शब्द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के होते हैं। यानी आपको वाक्य ज़्यादातर सिंपल सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य, नेगेटिव वाक्य और आपसे इंटेरोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य के ही पूछे जाने हैं ज़्यादातर। लेकिन आपको इम्पेरेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का भी पता होना चाहिए। जब हम पैसिव वॉइस की बात करेंगे, रिपोर्टेड स्पीच की बात करेंगे, टेंस की बात करेंगे और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस की बात करेंगे, उनके अंदर इन दोनों सेंटेंस की हम और विस्तार से चर्चा करेंगे, तब आपको समझ आ जाएगा। अभी आगे चलते हैं। अब देखो इंग्लिश टू हिंदी में जब प्रोनाउन का कन्वर्जेशन करेंगे यानी सर्वनाम का रूपांतरण करेंगे तो कैसे करेंगे? देखो मैं, आई को क्या लिखा जाएगा? मैं। यू का क्या अर्थ होता है? तुम या आप। ही यानी वह है, लड़का के लिए आता है। सी यानी वह है, लड़की के लिए आता है। इट यानी यह है, वह है, वस्तु के लिए आता है। वी यानी होता है हम। दे यानी होता है वे। ये आपको याद होने चाहिए। आई का मतलब होता है मैं, यू का मतलब होता है तुम या आप, ही का मतलब लड़के के लिए आता है वह है, सी का मतलब होता है वह है लड़की, इट का मतलब होता है यह वस्तु, वी का मतलब होता है हम और दे का मतलब होता है वे। अब वाक्य के अंदर कई बार आपको कुछ कंजक्शन भी देखने को मिलते हैं। कंजक्शन क्या होते हैं? जो दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं। तो कंजक्शन का अर्थ भी हमें पता होना चाहिए। जैसे और का, एंड का अर्थ क्या होता है? और। बट का अर्थ क्या होता है? लेकिन। इफ का अर्थ क्या होता है? यदि। बिकॉज यानी क्योंकि। सो दैट यानी ताकि। व्हेन यानी जब। सो या देयरफॉर यानी इसलिए। अदरवाइज यानी वरना। कई बार ये इन वर्ड के कारण भी हमारा ट्रांसलेशन सही हो जाता है। एंड यानी और, बट यानी लेकिन, इफ यानी यदि, बिकॉज यानी क्योंकि, सो दैट यानी ताकि, व्हेन यानी जब, सो देयरफॉर यानी इसलिए, अदरवाइज यानी वरना। अब देखो इधर कुछ वाक्य दे रखे हैं हिंदी टू इंग्लिश। वाक्य देखना एक बार आप। मैं पढ़ाई करता हूँ, कौन से टेंस में है? ता हूँ, पढ़ाई करता हूँ, यानी सिंपल प्रेजेंट के अंदर है। सब्जेक्ट क्या है? आई, तो मैंने लिख दिया आई पढ़ाई करता हूँ। तो काम क्या हो रहा है? पढ़ाई का हो रहा है। तो वर्ब क्या आएगी इसमें? स्टडी। अब स्टडी आएगा या स्टडीज आएगा? देखो मैंने कहा था अगर एक वचन है तो एक वचन वर्ब लगानी है, बहुवचन है तो बहुवचन वर्ब लगानी है। लेकिन आई के साथ कैसी वर्ब आएगी? बहुवचन वर्ब आएगी। तो स्टडी आएगा या स्टडीज? तो इसमें आया स्टडी, क्योंकि ये स्टडी क्या है? इसमें बहुवचन वर्ब है। आई और यू के साथ आपको हमेशा बहुवचन वर्ब भी लगानी है। बाकी एक वचन के साथ एक वचन वर्ब यानी एस या एस लगा देना है, वरना बहुवचन के साथ बहुवचन वर्ब बिना एस वाली। इस तरह आप याद रख सकते हो। वह है पानी पीती है, ये भी सिंपल टेंस का ही वाक्य है, सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है। वह है यानी लड़की है तो सी लगा दिया। अब पानी पीती है, पानी पीने का काम है, तो इसमें वर्ब क्या है? ड्रिंक है। ड्रिंक, लेकिन सी एक वचन है तो हमने ड्रिंक की जगह क्या लगाया? ड्रिंक्स लगाया, क्योंकि हमें वर्ब कैसी चाहिए? एक वचन में चाहिए। तो सी ड्रिंक्स
ऑब्जेक्ट क्या है, वाटर है, यानी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। वे क्रिकेट खेलते हैं, ये भी सिंपल प्रेजेंट का ही वाक्य है। वे यानी दे, ये दे क्या है, बहुवचन है, तो प्ले आएगा या प्लेज आएगा, तो इसमें आएगा प्ले। दे प्ले क्रिकेट, क्योंकि दे एक बहुवचन है तो प्ले वर्ब भी कैसी है, बहुवचन में है, तो दे प्ले क्रिकेट। वह बाजार गया, देखो वह बाजार गया, यानी ये कैसा वाक्य हो गया, ये पास्ट टेंस में वाक्य हो गया। पास्ट टेंस की विशेषता क्या थी सिंपल पास्ट की, हम सेकंड फॉर्म लगाते हैं। तो वह यानी ही वेंट, गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है, गो वेंट गोन, तो ही वेंट टू द मार्केट, ही वेंट टू द मार्केट, वह बाजार गया। मैं स्कूल जाऊंगा, कैसा टेंस है, फ्यूचर टेंस है, तो आई विल गो टू स्कूल। आई और वी के साथ हम सेल का प्रयोग करते हैं, बाकी के साथ विल का प्रयोग करते हैं, लेकिन कुछ वाक्यों में हम आई के साथ विल का प्रयोग भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है, ये कई नियम हैं जिनके तहत हम आई के साथ विल का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो मैं स्कूल जाऊंगा, आई विल गो टू स्कूल, वरना इसका ये भी हो सकता था आई शैल गो टू स्कूल। आगे चलते हैं। अब देखो दो चीज़ें और होती है, एक तो होता है इट होता है, एक होता है देर। दोनों आपने बहुत बार देखी होगी। इट का प्रयोग कब होता है, देर का प्रयोग कब होता है। ये दोनों डमी सब्जेक्ट कहलाते हैं, यानी ये डमी सब्जेक्ट होते हैं। इट का प्रयोग करते हैं समय की बात हो, मौसम की बात हो, दिनांक की बात हो या दूरी की बात हो, तब तो हम इट का प्रयोग करते हैं। लेकिन किसी चीज़ की उपस्थिति बतानी हो या किसी चीज़ की कितनी संख्या है ये बतानी हो तो हम देर का प्रयोग करते हैं। यानी देर का प्रयोग कब करते हैं, किसी चीज़ की उपस्थिति या संख्या बतानी हो, समय मौसम दिनांक या दूरी बताना हो तो इट का प्रयोग करते हैं। उदाहरण देखना आप, मेज पर एक किताब है, मेज पर एक किताब है, तो देर इज ए बुक ऑन द टेबल। हमें प्रीपोजिशन का भी ध्यान रखना है इसके अंदर। देखो मेज पर एक किताब है, किसी चीज़ की उपस्थिति बता रहे हैं तो सब्जेक्ट क्या लगा दिया, देर। देर इज ए बुक ऑन द टेबल, तो ये क्या है, एक डमी सब्जेक्ट है, हमें दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन हम देर और इट का प्रयोग कर सकते हैं। तो देर इज ए बुक ऑन द टेबल। कक्षा में 50 छात्र हैं, देर आर क्यों लगा दिया, एक वचन के साथ इज, बहुवचन के साथ आर, तो देर आर 50 स्टूडेंट्स इन द क्लास। कमरे में कोई नहीं है, देर इज नो वन इन द रूम। बाग में कई फूल हैं, देर आर मैनी फ्लावर्स इन द गार्डन। इट वाले देखते हैं, बहुत ठंड हो रही है, मौसम की बात है, तो इट इज़ वेरी कोल्ड, बारिश हो रही है। इट इज़ रेनिंग, बारिश हो रही है। इट डमी सब्जेक्ट है, मौसम समय आदि के लिए प्रयोग होता है। आप इट और देर के बारे में समझ चुके होंगे, इट का प्रयोग कहाँ करेंगे, देर का प्रयोग कहाँ करेंगे। कई बार डमी सब्जेक्ट के तौर पर हम इट और देर का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे ऐसा कोई वाक्य आए कि बाग में कई फूल हैं, तो देर आर मैनी फ्लावर्स इन द गार्डन। मेज पर एक किताब है, देर इज ए बुक ऑन द टेबल। समय की बात हो रही है या बारिश हो रही है तो इट इज़ रेनिंग। बहुत ठंड हो रही है तो इट इज़ वेरी कोल्ड। आगे चलते हैं। अब कुछ वाक्य दिए हुए हैं। पहला तो है सकारात्मक वाक्य। देखो सकारात्मक वाक्य कैसे हैं, इंग्लिश तो हिंदी बनाना है। ही सिंग्स ए सॉन्ग। अब देखो ही सब्जेक्ट है, सिंग्स कैसी वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसी आई ऐसे लगा हुआ है, तो हमें पता चल गया कि यह तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा, ही का वह है, सिंग्स ए सॉन्ग, वह है, सॉन्ग यानी गीत, वह है गीत गाता है। वह आई ईट एन एप्पल, आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, बहुवचन में आई है। आई ईट एन एप्पल से पहले यानी स्वर की ध्वनि आ रही इसलिए एन आया है, तो आई ईट एन एप्पल, मैं एक सेब खाता हूँ। ये भी एक सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है। वी आर फ्रेंड्स, वी बहुवचन है तो आर आ गया, और फ्रेंड्स हम दोस्त हैं। सी रोट ए लेटर, उसने एक पत्र लिखा, ये पास्ट टेंस में है तो सेकंड फॉर्म आएगी उसने, यानी सी लड़की का काम होगा कोई। रोट राइट यानी लिखना, रोट यानी लिखा। सी रोट ए लेटर, वे कल आएंगे, तो दे विल कम टुमोरो। टुमोरो यानी आने वाला कल, ये बता रहा है फ्यूचर टेंस को, तो दे विल कम टुमोरो। ये तो है सकारात्मक वाक्य या साधारण वाक्य जो डायरेक्ट आने हैं।
अब नेगेटिव वाक्य, जो नेगेटिव सेंटेंस या नकारात्मक वाक्य हैं वो कैसे बनेंगे वो देखते हैं। अभी देखो, मैं दूध नहीं पीता, तो प्रेजेंट में क्या लगेंगे, डू और डज। तो मैं यानी आई के साथ आता है डू, आई डू नॉट। पीने को क्या बोलते हैं, ड्रिंक। मिल्क, ड्रिंक क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और मिल्क क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो आई डू नॉट ड्रिंक मिल्क, यानी सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट का प्रयोग। वह स्कूल नहीं जाती। देखो सी के साथ डज आता है क्योंकि एक वचन वर्ब आनी है। तो सी डज नॉट गो टू स्कूल। उन्होंने मदद नहीं की, यानी ये पास्ट में है। देखो उन्होंने मदद नहीं की यानी बात जा चुकी है ये। तो उन्होंने यानी दे, वर्ब की सेकंड फॉर्म डिड आएगी। पास्ट में नेगेटिव तो एक ही फॉर्म होती है, वो होती है डिड। तो दे डिड नॉट हेल्प। देखो डी डिड नॉट हेल्प, वर्ब की हेल्प कैसी फॉर्म आई है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। यानी नेगेटिव वाक्य हो जब पास्ट की बात करें तो डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी है। तो उन्होंने मदद नहीं की, दे डिड नॉट हेल्प। वह नहीं सोएगा, फ्यूचर है, तो ही विल नॉट स्लीप। तो आपको सकारात्मक वाक्य भी समझ आ गए, आपको नकारात्मक वाक्य भी समझ आ गए होंगे। अब बात कर लेते हैं प्रश्नवाचक वाक्यों की। क्या तुम पढ़ते हो, हिंद प्रेजेंट टेंस की बात है। तो क्या तुम पढ़ते हो, डू और डच में से लगेगा। सब्जेक्ट क्या है इसमें, यू है। पहले सब्जेक्ट ढूंढ लो आप। अब यू है, यू के अनुसार डू आएगा या डज आएगा। तो यू के साथ आता है आई और यू के साथ डू आता है। तो डू, सबसे पहले डू आ गया, अब यू आ जाएगा और स्टडी, और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह, डू यू स्टडी। क्या वह बाजार गया। देखो क्या हुआ है, बाजार गया, पास्ट टेंस की बात है तो डिड आ जाएगी। डिड ही गो टू द मार्केट, डिड ही गो टू द मार्केट। क्या वह खाना खाएगा, फ्यूचर की बात है तो शैल और विल लगा दो। विल ही ईट फूड, विल ही ईट फूड। क्या आप मुझे जानते हैं, वापस प्रेजेंट की बात आ गई है, ते है आ गया है। तो डू यू नो मी, डू यू नो मी यानी क्या तुम मुझे जानते हो। तीनों वाक्य समझ में आ गए होंगे। सिंपल वाक्य होते हैं सकारात्मक में क्या आती है, सब्जेक्ट आता है, वर्ब आता है, ऑब्जेक्ट आता है। नेगेटिव में क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगी, नोट आएगा, प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें क्या आएगा, शुरू में तो क्या आ जाएगी, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। हेल्पिंग वर्ब के बाद में आपको सब्जेक्ट लगा देना है, उसके बाद में आपको वर्ब लगा देनी है, बाकी ऑब्जेक्ट हो तो फिर ऑब्जेक्ट को लगा देना है। अब आपको सकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य और प्रश्नवाचक वाक्य समझ में आ गए होंगे। आगे चलते हैं। अब हम इतनी बात कर चुके हैं तो हम थोड़ी सी अब टेंस की बात भी कर ही लेते हैं। जब हम टेंस पढ़ेंगे तब तक तो हमारे टेंस लगभग पूरे हो चुके होंगे, क्योंकि टेंस की बात तो हर टॉपिक में थोड़ी थोड़ी आ ही रही है। तो आज हम टेंस के बारे में थोड़ी और चर्चा करते हैं। देखो सबसे पहले प्रेजेंट टेंस की बात कर लेते हैं। अभी हमने सब पढ़े हैं लेकिन एक बार दोबारा से बात करते हैं। प्रेजेंट टेंस 4 प्रकार के होते हैं वैसे। देखो प्रेजेंट टेंस यानी सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, सबको पता है। हिंदी में देखो, मैं स्कूल जाता हूँ, कैसा वाक्य है, सिंपल प्रेजेंट। मैं स्कूल जा रहा हूँ, रहा रही है, रहे हैं, ये शब्द है, ये होता है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का होता है लगातार यानी जारी रहना। तो रहा हूँ, रही हूँ, रहे हैं, ये आता है कंटिन्यूअस टेंस। मैं स्कूल जा चुका हूँ, ये होता है परफेक्ट टेंस जिसमें काम पूरा हो चुका होता है। और मैं सुबह से स्कूल जा रहा हूँ यानी कोई काम अभी भी जारी है, तो वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब दोबारा देखो आप, मैं स्कूल जाता हूँ, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा आई, वर्ब क्या है, गो, क्योंकि आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी बिना एस वाली। तो आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल, कैसा वाक्य है, सिंपल प्रेजेंट। समझ में आ गया होगा। कंटिन्यूअस, रहा हूँ, रही हूँ, तो मैं स्कूल जा रहा हूँ। तो आई देखो इसमें 3 हेल्पिंग वर्ब लगती है सिंपल प्रेजेंट में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज लगेगी, आर लगेगी और एम लगेगी। आई के साथ तो एम लगाना है, एक वचन के साथ इज लगाना है, बहुवचन के साथ आर लगाना है, प्लस वर्ब में आईएनजी लगानी है। कंटिन्यूअस में क्या होना है, देखो प्रेजेंट में तो इज आर एम लगना है, एक वचन के साथ इज, बहुवचन के साथ आर, आई के साथ एम, प्लस वर्ब में आईएनजी। चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, चाहे पास्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, तीनों में क्या लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगी हेल्पिंग वर्ब के साथ।
तो अब इसमें देख लो, मैं स्कूल जा रहा हूँ, सब्जेक्ट तो क्या है आई, आई के साथ क्या लगता है एम, गो में क्या लग जाएगा आई एन जी, तो आई एम गोइंग टू स्कूल, समझ में आ गया होगा। आई एम गोइंग टू स्कूल, इज आर एम से एम का प्रयोग आई के साथ, एक वचन के साथ इज, बहुवचन के साथ आर, वर्ब में आई एन जी, तो आई एम गोइंग टू स्कूल। जब भी आपके हिंदी में वाक्य आए मैं स्कूल जा रहा हूँ आ जाए, रही हूँ, रहा था, ऐसा कुछ भी वाक्य आए तो आपको टेंस का पता चलना चाहिए। ये कंटिन्यूअस की बात कर रहा है, यानी हेल्पिंग वर्ब के साथ आईएनजी आएगी। मैं स्कूल जा चुका हूँ, परफेक्ट की बात कर रहा है। परफेक्ट में क्या होता है, प्रेजेंट की बात करते हैं तो हैज और हैव लगता है। एक तो लगेगा हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, एक वचन के साथ हैज लगाना है, बहुवचन के साथ हैव लगाना है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। तो मैं इसमें सब्जेक्ट तो क्या है आई, आई के साथ हमेशा बहुवचन वर्ब, तो आई हैव गो वेंट गोन, गो की थर्ड फॉर्म क्या है गोन टू स्कूल, यानी सब्जेक्ट के बाद में हैज हैव लगाया प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी, तो ये बन गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो लास्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें देखो आप, इसमें क्या होता है, इसमें हैज है तो लगता ही है, इन दोनों के पास बीन और लग जाता है और वर्ब में आईएनजी लग जाता है। देखो इसमें परफेक्ट भी आ रहा है और कंटिन्यूअस भी आ रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो इसमें परफेक्ट था तो हैज हैव लगेगा, उसके साथ बीन लगा देना है आपको, और कंटिन्यूअस की क्या आएगी, इसमें वर्ब में आईएनजी लग जाएगी। तो इसमें देखो मैं सुबह से स्कूल जा रहा हूँ, तो आई के साथ हैव बीन लगेगा, आई हैव बीन गोइंग टू स्कूल। इसमें वाक्य सिंस या फोर का प्रयोग होता है, कब से स्कूल जा रहा हूँ, सुबह से, यानी सिंस मॉर्निंग, यानी फिक्स टाइम दिया हुआ है कब से जा रहा हूँ, मॉर्निंग से जा रहा हूँ, तो लगा दिया सिंस। अगर मॉर्निंग फिक्स टाइम नहीं देते कि मैं 4 घंटे से काम कर रहा हूँ, तब हम इसमें क्या लगा देते 3 आवर 5 आवर ऐसे लगा देते। तो अब प्रेजेंट टेंस तो आपको बिल्कुल समझ आ गया होगा। इसमें 4 टाइप होती है। सिंपल प्रेजेंट में क्या, मैं स्कूल जाता हूँ तो आई गो टू स्कूल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी डायरेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगनी है सिंपल प्रेजेंट में डायरेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या यस लगता है। जब नकारात्मक या पर्सनवाचक वाक्य होगा तो डू और डज का प्रयोग होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या है, इज आर एम लगेगा, वर्ब में आईएनजी लगेगी। परफेक्ट में क्या होता है, परफेक्ट में हैज और हैव लगेगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है, हैज हैव बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ये सिंस और फोर का प्रयोग होता है। सिंस का प्रयोग करते हैं फिक्स टाइम के लिए और फोर का प्रयोग करते हैं कोई अवधि के लिए, जैसे 4 घंटे से पढ़ रहा हूँ, 5 घंटे से पढ़ रहा हूँ, ऐसा कोई वाक्य हो उसमें फोर का प्रयोग करते हैं। अब इसी तरह पास्ट की बात कर लेते हैं अपन। पास्ट में भी चारों पार्ट हैं। पास्ट इंडेफिनिट हम पढ़ चुके हैं। पास्ट इंडेफिनिट की विशेषता क्या होती है, सेकंड फॉर्म आती है, मैं स्कूल गया। देखो मैं सब्जेक्ट क्या है, मैं, आई, और गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वेंट, तो आई वेंट टू स्कूल, यानी सेकंड फॉर्म आनी है। लेकिन जब नकारात्मक और पर्सनवाचक वाक्य में बात करेंगे तो उसमें आ जाएगा डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब पास्ट कंटिन्यूअस की बात करते हैं, उसमें तो था इज आर एम, इसमें आएगा वाज और वर, एक वचन के साथ वाज, बहुवचन के साथ वर्ब, वही आई एन जी लगाना है। तो मैं स्कूल जा रहा था आ गया, देखो तो आई के साथ वाज, आई वाज गोइंग टू स्कूल। परफेक्ट में इसमें तो हैज और हैव लग रहा था, इसमें हैड लग जाएगा और हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगनी है, तो आई हैड गोन टू स्कूल, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा ज़्यादा इसमें हैव था, इसमें हैड हो गया। परफेक्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, मैं सुबह से स्कूल जा रहा था, तो आई हैड बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग। सेम वाक्य है तीनों चारों। अब देख लो इसी प्रकार फ्यूचर की बात करते हैं, मैं स्कूल जाऊँगा, शैल और विल का प्रयोग करना है, आई विल गो टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँगा। कंटिन्यूस की बात कर रहे हैं तो आई विल, इसमें बी लग जाता है शैल और विल के साथ, आई विल बी गोइंग टू स्कूल। तीसरा देखो फ्यूचर परफेक्ट में आई विल हैव, शैल हैव लगता है तो आई विल हैव गॉन टू स्कूल, यानी थर्ड फॉर्म लग रही है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में मैं सुबह से स्कूल जा रहा होऊंगा, तो आई विल हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग।
यानी तीनों टेंस आपको समझ आ चुके होंगे। हमारे टेंस भी टॉपिक है जिसके अंदर टेंस का पूरा विस्तार से वर्णन पढ़ेंगे। और वैसे विस्तार तो है क्या, इतनी ही चीज़ें हैं टेंस में, तो आपको आज भी आनी चाहिए और उस दिन पढ़ें तब भी आपको सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। देख लो, दोबारा देख लो, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों के हम साथ पढ़ते हैं। सिंपल प्रेजेंट में क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। सिंपल पास्ट में क्या आता है, वेंट हो गया, सेकेंड फॉर्म आई, इसमें विल और शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गया। कंटिन्यूस में क्या आता है, इज आर एम प्लस आई एन जी है। पास्ट में क्या है, वाज वर प्लस आई एन जी है। फ्यूचर में क्या है, शैल बी विल बी प्लस आई एन जी है। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या है, हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म है। पास्ट परफेक्ट में क्या है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म है। इसमें शैल विल हैव प्लस वर्ब में फर्स्ट फॉर्म है। और परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या होता है, इसमें प्रेजेंट में तो होता है हैज बीन हैव बीन प्लस आई एन जी, पर परफेक्ट में होता है हैड बीन प्लस आई एन जी, और इसमें होता है विल हैव बीन और शैल हैव बीन प्लस आई एन जी, और सिंस और फॉर का प्रयोग होता है परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। ये थे टेंस। अब आप इनको आराम से कॉपी में लिख सकते हो और इनकी प्रैक्टिस कर सकते हो कि कौन सा टेंस किस प्रकार बन रहा है, तब आपको बिल्कुल इजीली समझ में आ जाएगा। आगे चलते हैं। यानी ट्रांसलेशन के अंदर अगर आपको ये तीनों स्लाइड का पता है ना कि कौन से टेंस में कौन सी वर्ब लगनी है और उनका स्ट्रक्चर क्या है, यानी सकारात्मक का स्ट्रक्चर तो क्या है, नकारात्मक का स्ट्रक्चर क्या है, और कम इस अपने इंटेरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक का स्ट्रक्चर क्या है, ये एक स्लाइड, तो ये एक स्लाइड स्ट्रक्चर वाली, यानी सब इस सकारात्मक की तो आ गई सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, इसमें है सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस ऑब्जेक्ट, और इसमें है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये अगर इतनी चीज़ें आपको दो चीज़ें ही पता है तो आपका ट्रांसलेशन गलत होने के बहुत कम चांस है। और आपको ट्रांसलेशन ही गलत होने के चांसेस नहीं है, ये इतनी चीज़ें आ रही तो आपके टेंस भी पूरे आ रहे हैं। सिर्फ आपको इतना ही और याद करना पड़ेगा टेंस में कि कौन से टेंस की विशेषता क्या होती है, यानी उनके कीवर्ड कौन से होते हैं जिनके आधार पर हम इंग्लिश में टेंस को देख पाते हैं कि ये टेंस कौन सा है। लेकिन जब हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेट की बात आएगी तो उसमें आपके तो इंग्लिश में और हिंदी में ट्रांसलेट वर्ड आएंगे, यानी हिंदी में भी लिखा हुआ आएगा, इंग्लिश में भी आएगा, तो उसमें तो आपको दिखेगा कि जाता हूँ, ता है, ती है, ते है, या रहा था, रही थी, रहे हैं, या आएंगे, जाएंगे, यानी कौन सा प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है, इनके बारे में आपको अपने आप पता चल जाएगा। आप इस स्लाइड को बिल्कुल याद रखना कि सिंपल प्रेजेंट में तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, प्रश्नवाचक और नकारात्मक में डू और डज का प्रयोग, सिंपल पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, और वैसे डिड का प्रयोग, इसमें इज आर एम प्लस वाई एन जी आएगा प्रेजेंट कंटिन्यूस में, पास्ट कंटिन्यूस में वाज और वर और आई एन जी आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, पास्ट परफेक्ट में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में हैज हैव बीन यानी हैज़ बीन और आई एन जी, और इसमें हैड बीन प्लस आई एन जी और सिंस और फॉर का प्रयोग। फ्यूचर के टेंस कम पूछे जाते हैं, याद रखना। सिंपल फ्यूचर में तो शैल और विल का प्रयोग, कंटिन्यूस में शैल बी विल बी का प्रयोग, फ्यूचर परफेक्ट में शैल हैव विल हैव का प्रयोग, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में शैल हैव बीन विल हैव बीन का प्रयोग। याद हो चुके होंगे आपके। अब आगे चलते हैं अपन प्रश्नों की तरफ। आज हम जितने भी प्रश्न लेके आए हैं वो सारे प्रश्न पहले की एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, और जितने भी प्रश्न हैं वो सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। इन क्वेश्चन के माध्यम से आपका ये ट्रांसलेशन टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इससे आपको पता चलेगा कि प्रश्न कैसे कैसे और किस प्रकार के पूछे जा रहे हैं। तो आज जितने प्रश्न लेकर आए हैं वो सारे प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है, एलडीसी एग्ज़ाम में पूछा हुआ है, सुबह से बारिश हो रही है। इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, सुबह से बारिश हो रही है। अब आप वाक्य को देखो, रहा है, रही है, रहे हैं, यानी कैसा वाक्य आपको दिखाई दे रहा है, आप अपने दिमाग में याद करना। ये कौन से टेंस का वाक्य है, ये है प्रेजेंट कंटिन्यूस का वाक्य। यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या था, इज आर एम प्लस वर्ब में आई एन जी। इतना तो हमें पता चल रहा है।
कोई रहा है, रही है, रहे हैं, ये सब तो आते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। लेकिन इसमें एक और वाक्य दे रखा है, देखो सुबह से, यानी कोई सुबह से ही मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ। ये जो सुबह नाम है ये इसके टेंस में चेंज कर रहा है, यानी कंटिन्यूअस की बात तो है, लेकिन कौन सा कंटिन्यूअस है इसमें अब आप देखना। ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसमें हम बात करते हैं सुबह से बारिश हो रही है, मैं 5 घंटे से पढ़ रहा हूँ, यानी कोई काम काफ़ी देर से हो रहा है, तो वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यानी ये कौन सा टेंस है, ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर इसमें सुबह से नहीं होता तो ये कौन सा टेंस हो जाता, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। लेकिन इसमें दे रखा है कि सुबह से बारिश हो रही है, तो ये कैसा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब देखो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है, हैज़ बीन, हैव बीन प्लस आईएनजी। अब देखो इट इज़ रनिंग ऑल मॉर्निंग, ऑल मॉर्निंग यानी ऑल यानी सभी मॉर्निंग। इसमें देखो इट इज़ रनिंग ऑल मॉर्निंग, कोई अर्थ नहीं निकला ऑल मॉर्निंग का, कोई अपने आप कट गया आंसर। इट इज़ रनिंग सिंस मॉर्निंग, सिंस और फॉर का प्रयोग तो हम करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, लेकिन उसमें इज आर एम नहीं आता, तो ये ऑप्शन भी कट गया। इट हैज़ बीन रनिंग फ्रॉम मॉर्निंग, इट हैज़ बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग। इसमें आपको दो दो वाक्य ऐसे मिलेंगे, दो बिल्कुल सेम होंगे, उनमें एक दो मीनिंग का ही डिफरेंस होगा, तो आपको ये भी पता चलेगा कि इनमें से उत्तर तो इन दोनों में से ही होना है। अब देखो, अब हमें पता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, इसमें हैज़ बीन हैव बीन लगाना है, दोनों में इट हैज़ बीन रनिंग, यहाँ तक तो सेम है, तो ये तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में सेम है, तो कोई हमें कुछ भी नहीं देखना, क्योंकि इट के साथ हैज़ बीन लगेगा, रनिंग आ ही रखा है। अब आग लास्ट में देखो फ्रॉम मॉर्निंग सिंस मॉर्निंग, अब फ्रॉम का प्रयोग करेंगे या सिंस का प्रयोग करेंगे। हमें पता है सुबह से हो रही है, हमें एग्जैक्ट पता है बारिश कब से हो रही है, आज सुबह से बारिश हो रही है, हमें पता है, तो इसमें किसका प्रयोग कर देंगे, सिंस का प्रयोग कर देंगे। सिंस का प्रयोग करेंगे तो ऑप्शन हो गया इसमें द। ये देख लो सुबह से बारिश हो रही है, पहले पूछा जा चुका है, इट हैज़ बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग, यानी कब से हो रही है, सिंस मॉर्निंग से हो रही है, यानी सुबह से हो रही है। अब देख लो सिंस और फॉर का प्रयोग मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ। सिंस जब कोई कार्य एक निश्चित समय से शुरू हो और अब तक जारी हो, यानी सिंस के बाद हमेशा एक निश्चित समय बिंदु पॉइंट ऑफ टाइम आता है, यानी सिंस के बाद में हमेशा पॉइंट ऑफ टाइम आएगा। जैसे कैसे आएगा, जैसे मंडे यानी सोमवार से शुरू हुआ हो, 2020 फिक्स टाइम है, मॉर्निंग फिक्स टाइम है, 8 AM 8 बजे से फिक्स टाइम है, यस्टरडे बीता हुआ कल फिक्स टाइम है, लास्ट नाइट ये भी एक पॉइंट ऑफ टाइम है। तो इनके साथ हमेशा सिंस का प्रयोग होगा, दोबारा देख लेना, मंडे 2020 मॉर्निंग 8 AM यस्टरडे लास्ट नाइट, इन सब के साथ हमेशा किसका प्रयोग होगा, सिंस का प्रयोग होगा। अब देखो फोर, एक होता है फोर के बाद हमेशा समय की अवधि पीरियड ऑफ टाइम आती है। अब जब फोर लगेगा तो क्या आएगा, यानी कितने देर से काम चल रहा है, 2 आवर्स। अब ये नहीं पता है 2 घंटे कौन से हैं, अब के 2 घंटे हैं, कल के 2 घंटे, 2 घंटे से काम चल रहा है। 2 आवर्स, 3 डेज, ए लॉन्ग टाइम, 5 ईयर 10 ईयर्स 20 सालों से, ये सब क्या है, पीरियड बताते हैं। उसमें तो सिंस में लगेगा पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम की बात आए तो सिंस लगा देना है, पीरियड की बात आए 2 आवर्स 3 डेज ए लॉन्ग टाइम 5 ईयर्स, इनके साथ हमेशा फोर का प्रयोग होगा, फॉर 2 आवर्स, फॉर 3 डेज, फॉर ए लॉन्ग टाइम, फॉर 5 ईयर्स। अब एक इसमें नाम आया था फ्रॉम, अब इस फ्रॉम को भी देख लेते हैं, तीनों ही समय बताते हैं। तो फ्रॉम क्या करता है, फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, जब दो समय बिंदुओं के बीच की बात हो तो फ्रॉम लगाते हैं। जैसे इनके फ्रॉम के बाद में क्या आता है, टू, टिल, अनटिल के साथ प्रयोग होता है फ्रॉम का। जैसे ही लिव्ड इन जयपुर फ्रॉम 2010 टू 2020, 2 के बीच की बात है, 2010 से 20 के बीच रह रहा तो क्या लगाएंगे, फ्रॉम। द शॉप इज़ ओपन फ्रॉम 9 AM टू 6 PM, बीच की बात है, मंडे टू फ्राइडे। माई क्लास इज़ फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, यानी जब दो बिंदुओं के बीच की बात हो तो फ्रॉम लगा दो, यानी अक्सर टू, अनटिल, टिल, जब तक, यानी दो के, सीधी सी याद रखो, जब दो
समय बिंदु दे रखे हो, दोनों के बीच की बात हो तो फ्रॉम लगाओ, डायरेक्ट ऐसे दे रखा हो, टाइम पीरियड ऑफ टाइम दे रखा हो 2 आवर्स 3 डेज ए लॉन्ग टाइम 5 ईयर्स तो 4 लगा दो, वरना फिक्स टाइम दे रखा हो जैसे मंडे 2020 मॉर्निंग 8 AM यस्टरडे लास्ट नाइट तो सिंस लगा दो। समझ आ चुका होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सुबह से बारिश हो रही है, टेंस कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो इसमें देखो इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से बात है तो सिंस मॉर्निंग। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है दे वर इन द क्लास, दे वर इन क्लास क्या अर्थ हो जाएगा, दे यानी वे है, वर वाज और वर की बात हुई है तो कौन सा टेंस है, पास्ट टेंस है। वैसे भी इसमें थे आ रखे हैं तो सब में क्या है, पास्ट टेंस है। आपको बताना है दे वर इन क्लास का क्या अर्थ हुआ, वे कक्षों में थे, वे कक्षाओं में थे, वे कक्ष में थे, वे कक्षा में थे। देखो वे सब में आ रहा है, इसमें तो वह कक्ष में थे तो वह तो होता ही नहीं है तो बिल्कुल कट गया। दे यानी क्या होता है, वे कक्षों में थे, कक्षाओं में थे या वे कक्षा में थे। तो दे वर इन क्लास, दे वर इन क्लास तो हम पढ़ते हैं वे कहाँ थे, वे कक्षा में थे। तो शुद्ध वाक्य कौन सा है, वे कक्षा में थे। इसमें क्लासेज ऐसे नहीं दे रखा, क्लासेज दे तो बहुवचन है तो वे आ गया, वर इन क्लास दे रखा है तो कक्षा हूँ कहाँ दे रखा है, क्लासेज कहाँ दे रखा है, तो वे कक्षा में थे, तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमने नाश्ता कर लिया है, हमने नाश्ता कर लिया है यानी कौन सा टेंस है, हमने नाश्ता कर लिया है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है जिसमें कोई कार्य पूरा हो चुका है, हमने नाश्ता कर लिया है। अब देखो वी आर हैविंग आवर ब्रेकफास्ट, वी आर का प्रयोग हो रहा है तो कौन सा टेंस है, ये तो कंटिन्यूअस टेंस है, नहीं बात कर रहे। वी हैड आवर मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, वी हैड आवर मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, इसकी बात यहाँ नहीं हो रही है। वी हैव ऑलरेडी टेकन आवर ब्रेकफास्ट, वी हैव टेकन आवर ब्रेकफास्ट। अब सी और डी में देखो क्या फर्क है, दोनों में वी हैव आ रखा है, आवर ब्रेकफास्ट टेकन भी आ रखा है, इसमें तो एक ऑलरेडी शब्द ज़्यादा आ रखा है। वी हैव ऑलरेडी टेकन आवर ब्रेकफास्ट, वैसे ऑलरेडी शब्द भी परफेक्ट में ही यूज होता है, लेकिन हमें इसमें याद रखना है हमें अपनी तरफ से कोई ज़्यादा इसमें एक्स्ट्रा बातें नहीं जोड़नी है। तो इसमें हमने नाश्ता कर लिया है, हमने ऑलरेडी नाश्ता कर लिया है, ऐसी कोई बात इसमें कही नहीं गई है। तो वी हैव टेकन आवर ब्रेकफास्ट, ऑप्शन नंबर सी। प्रेजेंट परफेक्ट की बात थी, वी हैव टेकन आवर ब्रेकफास्ट, वी के साथ हैव लगाया, टेकन थर्ड फॉर्म है, टेकन आवर ब्रेकफास्ट, तो ऑप्शन नंबर सी ये ऑलरेडी वाला इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ बात बता रहा था जो हमें नहीं जोड़ना है। और सही तो ये चौथा भी है, लेकिन इसमें हमें ये एक्स्ट्रा शब्द क्यों जोड़ना है जब हमें वी हैव टेकन आवर ब्रेकफास्ट से ही काम चल रहा है। तो हमने नाश्ता कर लिया है इम्पोर्टेंट है, वी हैव टेकन आवर ब्रेकफास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह कल जयपुर जाएगा, वह कल जयपुर जाएगा कौन से टेंस में लिखा हुआ है, हमें पता है फ्यूचर टेंस में लिखा हुआ है। ही ought टू गो टू जयपुर टुमारो, ही विल गो टू जयपुर टुमारो, ही मे गो टू जयपुर टुमारो, ही माइट गो टू जयपुर टुमारो। मे और माइट क्या होता है, ये मॉडल होते हैं, इन दोनों का अर्थ होता है शायद, ये संभावना बताते हैं शायद की, तो इसमें कोई बात ही नहीं, इसमें कह रहा है वह कल जयपुर जाएगा तो शायद वाले तो इसमें कोई बात नहीं है। ought टू भी एक मॉडल होता है जिसका अर्थ होता है चाहिए, वैसा इसमें कोई अर्थ निकल नहीं रहा है। देखो विल का प्रयोग शैल और विल का कहाँ करते हैं, फ्यूचर टेंस में करते हैं, तो ही के साथ विल आता है, ही विल गो टू को फर्स्ट फॉर्म आ गई, टू जयपुर टुमारो, तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, सारी चीज़ें सही है। ही विल गो टू जयपुर टुमारो, वह कल जयपुर जाएगा। ऑप्शन नंबर बी है फ्यूचर टेंस था यानी सिंपल फ्यूचर था, ही विल गो टू जयपुर टुमारो, टुमारो आ ही रहा है आने वाला कल यानी कल जयपुर जाएगा, ही विल गो टू जयपुर टुमारो। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह दौड़ रही है, वह दौड़ रही है। अब देखो वह दौड़ रही है, रहा है, रही है, रहे हैं, ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इज आर एम प्लस आई एन जी, इज आर एम प्लस आई एन जी, तो वह यानी सी आ रहा है, चारों में सी आ रखा है। दूसरा देखो इज आर एम से लगाना, इसमें है जा रखा है काट दो, इसमें मे भी आ रहा है ये भी काट दो। इज रनिंग और वाज रनिंग, अगर पास्ट में होता तो वाज रनिंग सही था, ये प्रेजेंट में है
तो सी इज रनिंग, इज आ गया एक वचन के साथ इज, बहुवचन के साथ आर, आई के साथ एम, तो वह दौड़ रही है, तो सी इज रनिंग। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगर पास्ट में होता तो सी वाज रनिंग हो जाता। तो वह दौड़ रही है का क्या अर्थ निकला, सी इज रनिंग। क्वेश्चन नंबर 6 है, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके यहाँ और टेंस दोनों में। ऐसा एक क्वेश्चन तो आपके 100% आना है, चाहे टेंस में आए, चाहे यहाँ आए, चाहे रिपोर्टेड स्पीच में आए, चाहे कहीं भी आए। मेरे स्टेशन पहुँचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी, यानी ये कैसा वाक्य है, ये पास्ट टेंस का वाक्य है और इसमें दो बातें हैं। एक तो गाड़ी जाना, यानी पहली बात तो क्या हो रही है, गाड़ी चली गई है। दूसरा क्या हो रहा है, मैं स्टेशन पहुंचा उससे पहले, यानी मेरा स्टेशन पहुंचना एक कार्य हो रहा है। दूसरा हो रहा है गाड़ी जाना, गाड़ी पहले चली गई है, मैं स्टेशन बाद में पहुंचा हूं। यानी ऐसे दो वाक्य होते हैं, ये दोनों ही किसमें, पास्ट टेंस के अंदर होते हैं। अब ये किस में होते हैं, इसमें एक तो होता है पास्ट परफेक्ट में, याद रखना, एक तो होता है पास्ट परफेक्ट में, दूसरा होता है सिंपल पास्ट में। अब कौन सा तो पास्ट परफेक्ट में होगा, कौन सा सिंपल पास्ट में होगा, इसके लिए अब नीचे देखो, जब दो भूतकालीन क्रियाएं होती है तो जो पहले हुई उसके लिए तो पास्ट परफेक्ट टेंस यूज होता है, और जो बाद में हुई उसके लिए सिंपल पास्ट का प्रयोग किया जाता है। ट्रेन जा चुकी है पहली क्रिया है, और मैं स्टेशन पहुंचा बाद में क्रिया है। तो जो पहले काम होता है वो होता है पास्ट परफेक्ट में, और जो बाद में होता है वो होता है सिंपल पास्ट में। अब देख लो, द ट्रेन, पहला देखो, द ट्रेन हैड बीन लेफ्ट बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। अब देखो, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले, बिफोर यानी पहले, इसमें देखो, इसमें तो बिफोर का प्रयोग नहीं हुआ, इसमें बिफोर का प्रयोग नहीं हुआ, दोनों में नहीं हुआ, दोनों कट गए वैसे भी। अब देखो, द ट्रेन हैड बीन लेफ्ट बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन, हैड बीन लेफ्ट, आप ध्यान से देखना, हैड बीन लेफ्ट, हैड प्लस बीन प्लस लेफ्ट क्यों आ रहा है, हैड बीन के साथ तो आई एन जी आना चाहिए था, तो आई एन जी आता तो वो कौन सा टेंस होता, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस होता। हमें तो दो काम हो रहे हैं, दोनों पास्ट में है, तो एक में तो पास्ट परफेक्ट लेना है, यानी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लेनी है, एक में सेकंड फॉर्म लेनी है, तो बात ही खत्म है। तो द ट्रेन हैड लेफ्ट, हैड प्लस सेकंड फॉर्म बिफोर आ गया, और आई रीच्ड द स्टेशन, रीच्ड कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। इसमें देखो, रीच्ड तो सही था, लेकिन हैड बीन लगा दिया इसने, लेफ्ट की तो सही था लेकिन बीन एक्स्ट्रा लगा दिया, बीन तो कंटिन्यूस में लगता है, तो इसमें हमें लगाना नहीं था। दोबारा देख लो आप, हमें टेंस कौन सा लेना था, हमें एक तो लेना है परफेक्ट टेंस, एक लिखना है सिंपल पास्ट। पास्ट परफेक्ट क्या होता है, जिसमें हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो द ट्रेन हैड प्लस लेफ्ट यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। दूसरा सिंपल पास्ट, तो आई रीच्ड द स्टेशन, रीच्ड कैसा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी कौन सा है, सिंपल पास्ट। अब ये दोनों आपको याद रखने हैं, जब दो क्रियाएं आए तो एक तो आएगी सिंपल पास्ट में और एक आएगी पास्ट परफेक्ट में, यानी जो पहले क्रिया हो रही है वो तो पास्ट परफेक्ट में करनी है, जो बाद में क्रिया हो रही है वो सिंपल पास्ट में करनी है। पास्ट परफेक्ट के लिए हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, और सिंपल पास्ट के लिए सेकंड फॉर्म, और पास्ट परफेक्ट के लिए हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब आपको याद हो चुका होगा, और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना यहाँ भी और टेंस के अंदर भी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, यू शुड डू योर वर्क। यू शुड डू योर वर्क, शुड का प्रयोग हुआ है, शुड एक मॉडल है, शुड का अर्थ होता है चाहिए, हमें कर्तव्य की बात बताता है, चाहिए शुड है ना, तो यू शुड डू योर वर्क, क्या अर्थ हुआ, यू यानी तुम, शुड यानी चाहिए, डू योर वर्क। अब पहले तो हिंदी में आप पढ़ लो, हिंदी में जो शुद्ध लगे उसकी बात करते हैं। तुमको तुम्हारा काम करना चाहिए, ऐसा कोई हिंदी में वाक्य होता है कि नहीं होता, इसको काट दो आप। आपको तुम्हारा काम करना चाहिए, आपको तुम्हारा काम करना चाहिए, हिंदी में शुद्ध जच रहा है क्या, वैसे वैसे ही काट दो आप, ऊपर वाले की बात तो छोड़ो, आप तो पहले ही डायरेक्ट काट दो, हिंदी के शुद्ध के अनुसार काट दो। आपको काम करना चाहिए, आपको अपना काम करना चाहिए। अब देखो, यू शुड, आपको काम करना चाहिए, सही है। डू योर वर्क, उपमें दिया है डू योर यानी आपका काम करना चाहिए, ऐसे नहीं है आपको काम करना चाहिए। यू शुड डू वर्क, तो आपको काम करना चाहिए, इसने कहा है यू शुड डू योर वर्क, योर वर्क यानी अपना काम करना चाहिए, तो आपको अपना काम करना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी, यू शुड डू योर वर्क, आपको अपना काम करना चाहिए।
क्वेश्चन नंबर 8 है, सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान न करें। सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान न करें। पहला ऑप्शन है, स्मोकिंग इज नॉट गुड इन पब्लिक। स्मोकिंग डिस्टर्ब्स द पब्लिक प्लेसेज। डू नॉट स्मोक इन पब्लिक प्लेसेज। मैनी पीपल स्मोक इन पब्लिक प्लेसेज। देखो लास्ट वाला देखो, मैनी पीपल स्मोक इन पब्लिक प्लेसेज, बहुत सारे लोग धूम्रपान करते हैं, ऐसा कुछ बात इसने नहीं कही है। इसने कहा सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान न करें। तो स्मोकिंग डिस्टर्ब पब्लिक प्लेस से डिस्टर्ब करते हैं, ये भी कोई बात कही नहीं है इसने। स्मोकिंग इज़ नॉट गुड, नोट का तो प्रयोग ही कहीं नहीं, नॉट गुड इन पब्लिक। स्मोकिंग इज़ नॉट गुड, पब्लिक के लिए गुड नहीं है, ऐसा कुछ इसने नहीं कहा है। इसने तो मना किया है सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान न करें। तो डू नॉट स्मोक इन पब्लिक प्लेसेज, सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान न करें। ऑप्शन नंबर सी, डू नॉट स्मोक इन पब्लिक प्लेसेज। क्वेश्चन नंबर 9 है, रास्ते पर थूकना दंडनीय है। अब देखो, रास्ते पर थूकना दंडनीय है, इसमें दंडनीय देखो आप, दंडनीय किस किस में आ रहा है। इट इज प्रोहिबिटेड ऑन स्पीड द रोड। इट इज नॉट एडविजिबल ऑन स्पीड ऑन द रोड। इट इज पुनिशेबल टू स्पीड ऑन रोड। नो वन शुड स्पीड ऑन। नो वन का तो इसमें कोई अर्थ नहीं का तो आ ही नहीं रहा, तो ये तो वैसे ही कट गया नो वन का। अब देखो, रास्ते पर थूकना दंडनीय है, इसमें नोट का प्रयोग हुआ है क्या, नहीं हुआ, तो ये भी नोट वाला तो इसमें अपने आप कट गया। अब दो बच्चे, इट इज़ प्रोहिबिटेड टू स्पीड ऑन द रोड, लेकिन ऊपर क्या कहा गया है, मना थोड़ी किया है, दंडनीय बताया गया है, यानी पुनिशेबल, पुनिश यानी दंड देना, तो इट इज़ पुनिशेबल टू स्पीड ऑन द रोड। दंडनीय शब्द का अर्थ क्या है, इसमें पुनिशेबल है। प्रोहिबिटेड तो मना करना होता है, रास्ते पर थूकने के लिए मना किया गया, ऐसा कुछ होता तो देखते, लेकिन इसने कहा है रास्ते पर थूकना दंडनीय है। तो ऑप्शन नंबर सी है, इट इज़ पुनिशेबल टू स्पीड ऑन द रोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, इनकम टैक्स इज नोन एज डायरेक्ट टैक्स। इनकम टैक्स क्या कहलाता है, यह जाना जाता है एज डायरेक्ट टैक्स के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन देखो, आयकर अप्रत्यक्ष कर है, डायरेक्ट टैक्स की बात है, अप्रत्यक्ष कहाँ गया, आयकर सीधा कर है, आयकर को कर कहते हैं, ऐसा भी कोई बात नहीं है इसमें। आयकर को प्रत्यक्ष कर के रूप में जाना जाता है। नॉन यानी क्या होता है, जानना या जाना जाना, तो आयकर को प्रत्यक्ष कर के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी है, आयकर को प्रत्यक्ष कर के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, वर्ल्ड टालेस्ट बिल्डिंग इज सिचुएटेड इन इंडिया। वर्ल्ड की जो टालेस्ट बिल्डिंग है वो कहाँ स्थित है, इंडिया के अंदर। तो यह सब सही है। देखो, विश्व का सबसे ऊंचा स्मारक, बिल्डिंग की बात है, स्मारक की बात नहीं है। दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा, प्रतिमा की बात भी नहीं है, बिल्डिंग की बात हो रही है। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत भारत में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12 है, इंडिया इज नोन एज गॉड्स कंट्री। इंडिया को किसके रूप में जाना जाता है, भगवान के देश के रूप में जाना जाता है। तो ये सब भगवान भारत का देश है, नहीं कहा गया है भारत भगवान का देश है, नहीं, भारत को भगवान के देश के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए। आज की क्लास में हमने 12 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज की जो हमारी क्लास रहने वाली थी उसमें मैं लगभग 66 क्वेश्चन लेकर आया हूँ, यानी मैंने 66 क्वेश्चन के साथ ये टॉपिक कवर किया था। लेकिन आज की क्लास अभी भी 1 घंटा हो चुका है, यानी जब मैं उन 66 क्वेश्चन को अगर मैंने धीरे धीरे करवाने की आपको और आपको समझाने की चेष्टा की तो उस क्वेश्चन में लगभग 2 घंटे का समय लगने वाला है। आज हमने टेंस के बारे में थोड़ी विस्तार से चर्चा कर ली, इम्परेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इस कारण ये क्वेश्चन इतने ज़्यादा नहीं हो पाए। और ये क्लास अगर 2 घंटे तक भी चला लें तो आपको ये क्लास थोड़ी बोरिंग लगने लगेगी और आप कुछ न कुछ चीज़ में भूलने लगोगे। इससे अच्छा है कि ये क्लास इसको हम यही विराम दें और हम जो नेक्स्ट क्लास लेके आए उनको हम इन सारे क्वेश्चनों के साथ दोबारा से रिवीजन कर लें, इन क्वेश्चनों का भी रिवीजन कर लें, प्लस जो 66 क्वेश्चन है उनका भी हम रिवीजन कर लें। तब आपको ये क्वेश्चन के साथ सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे और जो टेंस के बारे में आपने पढ़ा है उसका आप उन क्वेश्चनों में अच्छे से सदुपयोग करके उनका यूज कर पाओगे। वरना आप इन क्वेश्चनों के साथ उन टेंस को भूल जाओगे, टेंस के साथ उन क्वेश्चनों का मिलाप नहीं कर पाओगे। तो मुझे आज ये सही लग रहा है कि मैं
नेक्स्ट क्लास में इन सारे 66 क्वेश्चनों का आपको रिवीजन क्लास लेकर आऊँ, जिसमें डायरेक्ट हम पर्सन से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि थ्योरी तो हम थोड़ी पढ़ चुके हैं, क्योंकि हमने पहले टेंस नहीं पढ़ा है, तो हमने आज थोड़ी टेंस के बारे में चर्चा की है। तो इन टेंस के साथ हमने इस क्लास को हम कल आगे बढ़ाएंगे। और ये जो 66 क्वेश्चन हैं वे सारे हैं वो बोर्ड के द्वारा पहले के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो आपको ये क्वेश्चन डायरेक्ट किसी न किसी एग्ज़ाम में दोबारा देखने को मिलेंगे, और इन क्वेश्चनों के साथ आपका ट्रांसलेशन टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये ट्रांसलेशन टॉपिक ही नहीं, इसके साथ आपका ट्रांसफॉर्मेशन भी काफ़ी कंप्लीट हो रहा है, क्योंकि उसमें भी तो यही है कि साधारण वाक्यों को नेगेटिव में बदलना है, नेगेटिव को एक्सक्लेमेटरी में बदलना है, साधारण को प्रश्नवाचक में बदलना है, तो वो भी क्लियर हो रहा है। इसके साथ ही आपका आधा टेंस भी क्लियर हो गया इस वाक्य के कारण। तो इस क्लास को हम यही विराम देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इन्हीं 66 क्वेश्चनों के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तो अब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।